नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है JTS GS वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम अपनी MCQ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में मैं 2025 में MPPSC ने जितने भी एग्जाम कराए हैं उन सभी के P/Q लेकर आया हूं दोस्तों। इसलिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। लेवल देखेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होता, एक मीडियम लेवल होता है। यदि आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है तो क्वेश्चन आप पे बनना शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अगली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा लेक्चर 4 है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आता है, धर्मराजेश्वर का मंदिर मध्य प्रदेश में किस जिले में है? भाई अभी जो एग्जाम हुआ है अभी जो आपका एग्जाम हुआ है 11 जुलाई को, ये जो आपका 11 जुलाई को एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, है ना, उसमें ये प्रश्न आए थे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न 11 जुलाई का प्रश्न है और मूल रूप से आपको ये पता होना चाहिए, धर्मराजेश्वर का मंदिर हो या धमनार या धर्मराजेश्वर की गुफाएं हो, ये सभी आपकी कहाँ होगी भाई? मंदसौर में होगी। तो दोस्तों इसका आंसर मंदसौर होगा। शॉर्ट ट्रिक से याद करना हो तो भूकंप जब आता है तो धमक आती है, और धमक जब आती है तो वो कैसी आती है? धीमी धीमी, यानी मंद मंद। धमक मंद मंद आती है। कैसी आती है दोस्तों? मंद मंद आती है। तो इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे कि धमक यानी धमनार और मंद मंद यानी मंदसौर। अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों, 11 जुलाई के ही ये क्वेश्चन है, ये भी 11 जुलाई वाले में आया है। ये तो आपको जो है P/Q में MCQ में लगवाया जा चुका है और ये टोटल P/Q है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ एक भी क्वेश्चन मैंने फॉर्मेट MCQ नहीं किया, टोटल P/Q है। और 26 और 25 2025 से लेके 26 तक के पैटर्न में है, बस इसके पीछे भी नहीं गए हैं, अभी अपन 2025 तक का पैटर्न है। तो यहाँ पर सीधा सीधा है 1964 में आदमगढ़। अब आपको ये पता होना चाहिए आदमगढ़ की गुफाएं किसने खोजी, तो ये पिछली क्लासों में मैं आपको करा चुका हूं, RB जोशी ने खोजी है। बस यही हमारा आंसर डिकोड हो जाता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, किस बाकाटक नरेश ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो दोस्तों बाकाटक नरेश में प्रवरसेन प्रथम आता है जो 4 अश्वमेध यज्ञ करता है। अब आप लोग कहेंगे सर इतनी क्या इंपॉर्टेंट बात है भाई अश्वमेध यज्ञ में कि इतना मतलब आपको बताना पड़ रहा है कि 4 अश्वमेध यज्ञ? भाई अश्वमेध यज्ञ आपके साम्राज्य के विस्तार को दर्शाता था। किसको दर्शाता था? साम्राज्य के विस्तार को दर्शाता था कि साम्राज्य का विस्तार कहां पर है, कितना है। जहां जहां आपका अश्व जाएगा और अश्व होके आएगा आपका वापस, तभी वो यज्ञ संपन्न माना जाता था। तो यहां पर अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ी बात होती थी, इसलिए अश्वमेध यज्ञ 4 बार करवाया प्रवरसेन प्रथम ने। इसका मतलब क्या है? ये उस समय का बहुत जबरदस्त और प्रतापी शासक रहा होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों, किस अभिलेख से मिहिर भोज या भोज प्रथम के बुंदेलखंड विजय की जानकारी मिलती है? तो भाई आपका जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें उसने जो है बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त की है, ये क्लियर लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है आपका ग्वालियर का अभिलेख। केहला अभिलेख भी इसी से संबंधित है, दौलतपुर अभिलेख भी इसी से संबंधित है। इसमें और इसमें आपकी जो है मेरे कुल की उपाधियां दी हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ उसका बुंदेलखंड विजय की बात की गई है, किसमें भाई? ग्वालियर अभिलेख में। अगला प्रश्न ले लेते हैं, गांगेय देव किस वंश के? देखिए कितना सिंपल प्रश्न आया है। तो गांगेय देव आपके कलचुरी वंश के शासक थे भाई, ये भी बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। P/Q है टोटल, मैं बता रहा हूं आपको P/Q है और टोटल सिंपल है, कोई इतने ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। हाँ ये है प्रश्न, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है और है हालांकि सिंपल, जिसने पढ़ा होगा एकदम से बना लेगा। तो हम देखते हैं यहां पर महमूद गजनबी का चंदेल वंश के किस शासक से संघर्ष होता है? भाई जब महमूद गजनबी अटैक करता है तो आपके जो है हिंदू शाही वंश आपके राज्यपाल भी होंगे, उसको भी हेल्प दी थी मध्य प्रदेश के शासकों ने। आगे चल के जयपाल होता है, उसको भी मध्य प्रदेश के शासकों ने हेल्प दी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा कौन सा शासक है
जो महमूद गजनवी से कभी पराजित नहीं हुआ। तो भाई महमूद गजनवी से कभी विद्याधर चंदेल पराजित नहीं हुआ, ठीक है ना। और विद्याधर क्या करता था, जब जब महमूद गजनवी यहां पर लड़ने आता था, अटैक करता था, तब विद्याधर क्या है, भाग जाता था, ठीक है। और ये अटैक कंप्लीट होके वापस ये इधर आता था, तो विद्याधर फिर यहाँ आके इनकी जो बची हुई सत्ता थी उस पर अटैक कर देते थे। तो इस प्रकार से विद्याधर इनके पकड़ में नहीं आए। आखिरकार महमूद गजनवी इतना परेशान हो गया कि उसने जो है आपके चंदेलों का राजा स्वीकार किया है। किसको, विद्याधर चंदेल को राजा स्वीकार किया था। किसने भाई, महमूद गजनवी ने। जबकि इतना पावरफुल शासक है, उसके बाद महमूद गजनवी ने विद्याधर चंदेल को चंदेलों का राजा भी स्वीकार किया था। चंदेल वंश कहां था, मूल रूप से जेजाग भुक्ति यानी बुंदेलखंड। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से होमो इरेक्टस का कंकाल प्राप्त हुआ है। भाई होमो इरेक्टस की बात हो रही है। होमो इरेक्टस यानी वही आपका मानव खोपड़ी, और आप लोगों को पिछले ही एमसीक्यू में करा चुका हूं मैं, हथनौरा कहां भाई, सीहोर। अरुण सोनकिया, याद है कि नहीं भाई, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न ले लेते हैं। चंदेलों की कुल देवी का क्या नाम था। ये भी भाई एपी के ही प्रश्न में आया हुआ प्रश्न है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा नहीं मिलता है किताबों में, नॉर्मल किताबों में, तो थोड़ा डीप किताबों को पढ़ना पड़ेगा। यहां पर आपको मिलेगा मनिया देवी। चंदेलों की कुल देवी थी मनिया देवी, बिल्कुल अच्छे से रट लेना, पूछा गया प्रश्न है। मांडू में रानी रूपमती का महल, तो रानी रूपमती का महल बनवाने वाला कौन है भाई, सभी को पता है। रानी रूपमती का महल बनवाने वाला उसका ही पति है, बाज बहादुर। एकदम से क्लियर कर लेंगे, बाज बहादुर ने जो है रानी रूपमती महल बनवाया। कहां पर भाई, मांडू में। एकदम से क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न ले लेता हूं। अबीर संमत किसने चलवाया। तो भाई मैं जो नोट्स मेरे पास होते हैं उनमें से मैं पढ़ाता हूं, तो अबीर कोई इतना बड़ा वंश नहीं है, एक ही शासक हमें बार बार दिखाई देता है, और उसी को मैं बार बार बता देता हूं कि अबीर संमत उसी ने चलाया है, ईश्वर सेन ने। बिल्कुल एकदम से क्लियर कर लेंगे, अबीर संमत किसने चलाया है दोस्तों, ईश्वर सेन ने चलाया है, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं जी। पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आयुध जीवी के रूप में हुआ है। भाई जो लोग मेरे से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, जो पर्सनल गूगल मीट से चल रही हैं, उनमें इन चीजों का विवरण दिया है मैंने कि मालव जाति या मालवा की बात मैं कर लूं, किसकी बात कर लूं, मालव जाति या मालवा क्षेत्र की बात कर लूं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि मालव वंश या मालवा वंश जो है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी पाणिनि की अष्टाध्यायी में, ठीक है ना। और किस नाम से मिलेगी, आयुध जीवी के नाम से। एकदम से ये वाला भी क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था। तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम अभी मैंने पिछले ही प्रश्न में कराया कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति था। क्या था भाई, जेजाग भुक्ति। तो यहां मैं डिस्क्रिप्शन बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। और जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। और जेजाग भुक्ति के प्रॉपर आपके जो है शासक थे चंदेल। चंदेलों का यहाँ साम्राज्य था। उन्हीं चंदेल वंश के द्वारा आपके खजुराहो के मंदिर बनवाए गए हैं। तो एकदम से ये वाली बात भी क्लियर हो जाती है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्राचीन काल में तपस्या और शांति का स्थल ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यानी महेश है वो के बाल अवतार। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है और उनके बाल अवतार की बात की गई है। इन्होंने बाल अवतार कहां लिया था, तो एकदम से आपको पता होना चाहिए, इन्होंने अपना बाल अवतार चित्रकूट में लिया था। किस में लिया था दोस्तों, चित्रकूट में लिया था। तो एकदम से क्लियर होना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। कायथा जिला उज्जैन के किस गणतंत्र से संबंध रखता है, सीधा सीधा है भाई। तो किससे संबंध है भाई कायथा का, आपको बताया जा चुका है, पिछली ही क्लासों में हो चुका है ये प्रश्न के बराहमिहिर की जन्मभूमि है। किसकी जन्मभूमि है भाई, बराहमिहिर की जन्मभूमि है। ये प्रश्न लौट रहे हैं, इसका मतलब ये है सीधा सीधा PYQ है। प्रश्न 2 बार भी लौटेगा तो मैं 2 बार लेकर आऊंगा, क्योंकि वो अलग अलग फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान। हाँ भाई ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। होता क्या है कि राष्ट्रकूट शासक था दंती दुर्ग,
और दंती दुर्गों ने क्या किया भाई, पराजित कर दिया किसको, शकों को। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट शासक है और इसने पराजित किया किसको भाई, शकों को। और शकों को पराजित करने के बाद ये उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ कराता है, हिरण्य गर्भाधान या गर्भ यज्ञ। और इस यज्ञ में जो शक थे ना, उन्हीं को यज्ञ में जो है द्वारपाल बना लेता है। क्या बना लेता है, द्वारपाल। किनको भाई, शकों को। तो शकों से कहता है भाई अब आप लोग ड्यूटी दो, यहाँ यज्ञ होगा। तो मूल रूप से ये दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ कराया था, कहां पर भाई, आपका उज्जैन में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 परीक्षाओं में इसी वर्ष 25 वाले ईयर में पीवाईक्यू में बार बार लौटा है, तो इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे इस पर, है ना। चलिए, मध्य प्रदेश में किलों का मोती किसे कहते हैं भाई, किसे कहते हैं भाई, किलों का मोती। एकदम से पता होना चाहिए। भारत का जिब्राल्टर भी कहते हैं, किलों का मोती भी कहते हैं, सारी बातें, ये सारी संज्ञाएं ग्वालियर के किले को मिली हैं। किसको मिली है दोस्तों, ग्वालियर के किले को मिली हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है। पहले ये आपका कहां आता था भाई, टीकमगढ़ में आता था। अब निवाड़ी जिला अलग हो गया है, तो ओरछा प्रॉपरली कहां आता है आपका, निवाड़ी में आता है दोस्तों। तो एकदम से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न, पुरा स्थल कायथा की खोज किसने की थी भाई। ये प्रश्न तो बिल्कुल फेमस प्रश्न है आपका, है ना। जी, तो यहां पर पुरा स्थल कायथा की खोज किसने की, तो कायथा की खोज आपके BS वाकड़कर के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, जो बरामेर की जन्मभूमि है। अभी आपका एक प्रश्न हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने उज्जैन में किसी यज्ञ को। अब आप कहेंगे सर ये वापस लौट के आ गया प्रश्न। नहीं भाई, ये फॉर्मेट बदल के आया है बस, और ये रिपीट हुआ है परीक्षा में। मैं बार बार कह रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन है टोटल PYQ हैं, पुराने पेपरों के क्वेश्चन हैं। कोई भी क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से MCQ ड्राफ्ट नहीं किया है इस बार। ठीक है, तो आपको अभी हाल बताया मैंने, हिरण्यगर्भ या हिरण्य गर्भाधान, ये 2 बार लौट गया कि नहीं भाई। अब आप समझदार हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एरन से किस शासक का अभिलेख नहीं मिलता है। तो भाई एरन से किसका नहीं मिलता है, देखो समुद्रगुप्त का मिलता है, कुमारगुप्त का नहीं मिलता भाई। तोरमार तो एरन में आपका बड़ा प्रतिलेख है ही, ठीक है ना। तो कुमारगुप्त जो है, इसका जो है अभिलेख कहां मिलता है, मंदसौर में। इसका कहां मिलता है, मंदसौर में। मंदसौर में इसका सामंत हुआ करता था कौन भाई, बंधु वर्मा। बंधु वर्मा ये उसका सामंत था। उसने क्या किया है, सूर्य मंदिर को दान दिया था। सूर्य मंदिर के लिए क्या दिया भाई, दान। ठीक, ये बात क्लियर। इसके अलावा जो मंदसौर का अभिलेख है जो है कुमारगुप्त का, लेकिन लिखा किसने है भाई, उसको लिखाया है वत्स भट्टी ने। वत्स भट्टी, एकदम से क्लियर। चलिए, तो ये बात भी एकदम से क्लियर हो जाती है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, कटनी से प्राप्त रूपनाथ, भाई रूपनाथ की बात हो रही है यहाँ। तो रूपनाथ अभिलेख पिछली ही क्लास में कर चुके हैं आप। अब इसे इसका है अशोक का अभिलेख है। रूपनाथ सारू मारू पानगोराडिया, ठीक है ना। ये कहां पर है आपका, रूपनाथ कटनी में है, जो कि अशोक का है। किसका है भाई, अशोक का है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। हेलियोडोरस किस वंश के शासन के समय में विजयनगर आया था। ये भी आपको पिछले आपके MCQ में हो चुका है। हेलियोडोरस किस में आया था, शुंगों के काल में आया था। शासक का नाम क्या था, पढ़ा चुका हूं, भागभद्र। ठीक है ना, पूरा डिस्क्रिप्शन पिछली क्लासों में करा चुका हूं। चलिए आगे देखते हैं। किस कलचुरी शासक को उज्जैनी भुजंग कहा गया है। हाँ दोस्तों, ये आपको MCQ में देखने को नहीं मिला है, तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इधर याद हम कर लेंगे, युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा गया है। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमको MCQ या PYQ से ही याद करना होते हैं, किताबों में मिलना आसान नहीं होता। तो उज्जैनी भुजंग किसको कहा गया है दोस्तों, युवराज प्रथम को। चलिए अगला देखते हैं। महमूद गजनबी के चंदेल राज्य पर आक्रमण के समय चंदेल शासक, मैं पहले ही बता चुका हूं कौन था भाई,
आपका विद्याधर चंदेल, जिसने पूर्णतः जबरदस्त विरोध किया था और इसने इतना जो है सफलतापूर्वक संघर्ष किया था, ठीक है ना, सफलतापूर्वक संघर्ष। सफलतापूर्ण का मतलब समझ पा रहे हैं आपको कि नहीं? कि इसने जो है मूल रूप से इससे कभी हार नहीं खाई है ना, ये हारा नहीं कभी। अगला प्रश्न, भोज के द्वारा वास्तुशास्त्र पर कौन सा? भाई तो भोज ने काफी रचनाएं लिखी हैं, सरस्वती कंठाभरण, वाणी विलास, है ना, सम्रांगण सूत्रधार, तो ये भाई भोज की है। सम्रांगण सूत्रधार जो है आपकी किसकी है भाई? भोज की रचना है, जो किस पे लिखी गई है? वास्तु पे लिखी गई है, वास्तु शास्त्र पे, ठीक है ना। तो एकदम से याद रखेंगे, सम्रांगण सूत्रधार भोज की रचना है, बाकी ये रचना तो भोज की है ही नहीं, ठीक है ना, यही डिकोड हो जाता है क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक का लघु शिलालेख मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से किस स्थान पर नहीं मिला? तो भाई पानगोराड़िया में मिला ही है, ये फाइनल आपको पता है, पानगोराड़िया सीहोर, यहां आपका मिला ही है। गुर्जरा दतिया में मिला ही है, रूपनाथ कटनी में मिला है, लेकिन माड़ा नहीं मिला है। और माड़ा कहां पर है आपका? सिंगरौली में। माड़ा या माड़ा की गुफाएं आपकी सिंगरौली में हैं, और यहां पर अशोक का कोई भी अभिलेख अपन को देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न ले लेते हैं। हाँ ये देखिए, ये प्रश्न यूपीएससी के पैटर्न पे आया है। हूण आक्रमणकारी मेहरकुल को निम्न में से किन राजाओं ने पराजित कर लिया था? तो भाई मेहरकुल का जब अटैक होता है, हूण है मेहरकुल, ठीक है ना, ये ग्वालियर में जो सूर्य मंदिर बनवाया है इसी ने बनवाया, ये माना जाता है, ठीक है। तो इसको पराजित करने वाला आपका बलादित्य था और यशोधर्मन था, तो ये दो लोगों ने इसको पराजित कर दिया था। आंसर आपका होगा 2 और 3, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रसिद्ध ताम्रपाषाण कालीन स्थल कायथा किस नदी के किनारे है? देखिए कायथा कितना इंपॉर्टेंट है, कायथा कितना इंपॉर्टेंट है कि कायथा से बार बार प्रश्न आपके आते हैं। तो मूल रूप से यहां पर बात करूं तो प्रसिद्ध जो है आपका ताम्रपाषाण कालीन स्थल कायथा काली सिंध नदी, किस नदी की भाई? काली सिंध नदी के किनारे है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न ले लेते हैं। कारीतलाई अभिलेख किससे संबंधित है? कारीतलाई अभिलेख किससे संबंधित है? तो यहां हम देखते हैं कारीतलाई अभिलेख आपका लक्ष्मण राज द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? लक्ष्मण राज द्वितीय से संबंधित है। इसी के साथ अगला प्रश्न आता है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज का। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में स्वभोग नगर मध्य प्रदेश में किस स्थान पर था? स्वभोग नगर से भी मैं अच्छी खासी आपसे पिछली क्लास में बात कर चुका हूं, और आपको एकदम से पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर उसने बनाया था किसको? एरण को, ठीक है। तो पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुए, इससे आपको ये समझ में आता है कि इन प्रश्नों की महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है ना, इनकी महत्वता कितनी ज्यादा, ये सब समझ में आता है। ये टोटल, मैंने बार बार बोल रहा हूं, ये टोटल पीवाईक्यू थे दोस्तों, टोटल पीवाईक्यू थे, और 2025 से लेके 26 के थे, कोई पीछे के भी प्रश्न नहीं थे भाई, बिल्कुल एक वर्ष के आए हुए प्रश्न थे, और ये आपके वैदिक कालीन तक के प्रश्न थे, ठीक है ना। आगे चल के और वंश बढ़ेगा और हम अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूं एकदम से चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करो, शेयर करो सेशन को, सब्सक्राइब चैनल को करो भाई, कमेंट जरूर करो, कमेंट में ये बताया कीजिए कि कैसा लग रहा है ना। चलिए भाई, धन्यवाद।